रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस डेविल किंग एपिसोड 14। जिसकी उम्र लगभग 50 साल होगी, पूरा चेहरा जख्मों से भरा हुआ था। होठों से हल्का हल्का खून आ रहा था और यहां तक कि उसके बाल सफेद पड़ चुके थे। ये देखकर सत्या पर ही उदास भरी आवाज में अपनी बॉडीगार्ड की तरफ देखकर, तुम इंसान हो कि जानवर, क्या हालत बना दी है इसकी, थोड़ा तो उम्र का लिहाज करना चाहिए था कि नहीं तुम लोगों को। कहते हुए सत्य गहरी सांस लेकर उन लोगों को अपनी ठंडी आंखों से उन सभी बॉडीगार्ड की तरफ देखने लगता है, जिससे बॉडीगार्ड्स के चेहरे पर पसीने की बूंदें आ जाती है। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सांस भी अच्छे से ले, उनकी सांस भी ऐसे लग रही थी जैसे उनकी दब रही है। तभी उन सभी के चेहरे को देखकर सत्य पहले तुमको ठंडी आंखों से देखने लगता है, फिर बीच में ही जोर जोर से हंसने लगता है, और उसे ऐसे हंसते हुए देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वही सत्य अपने दोनों हाथ पहन के पॉकेट में डाले उन सभी की तरफ देखकर, इन लोगों को क्या लगा था मैंने ऐसा कुछ कहूंगा, बिल्कुल भी नहीं, तुम लोगों ने तो मुझे बहुत डिसअपॉइंट कर दिया। इस इंसान की सांसें अब तक कम कैसे नहीं हुई। ये तुम मुझे अच्छा खासा से लेते हुए नजर आ रहा है, लगता है तुम्हारी ट्रेनिंग सेक्शन का टाइम मुझे बढ़ाना पड़ेगा। कहते हुए सत्या उसे शख्स के सामने खड़ा हो जाता है। तब एक बॉडीगार्ड उसके पीछे एक चेयर को रख देता है, जिससे सत्या उसे चेयर पर बैठकर एक के ऊपर दूसरा पर रखे उसके सामने अपनी शूज की नोक रखते हुए अपने होठों के बीचों बीच सिगरेट को रखकर उसे जलते हुए उसके कश लेकर अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए। क्या लगा था तुम्हें कि मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? तुमने सोचा भी कैसे कि मुझे तुम्हें ढूंढने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी? ये सत्या राणा है और तुम कैसे भूल सकते हो कि ये दुनिया सत्या राणा की है। इस दुनिया पर यह सत्या राणा रूल करता है। कहते हो गए वो हंसने लगता है और सिगरेट के कुछ लेने लगता है। वही उसकी बात को सुनकर वो शख्स जो करीब 50 साल का था, उसकी हालत तो खराब हो चुकी थी। वो गहरी सांस लेकर अपनी लड़खड़ाती आवाज में, मुझे मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो वहां से जा रहा था, मैं सच में इस बारे में नहीं जानता हूं। सत्या आपकी गर्दन के पीछे करके अपने होठों में पड़ी हुई सिगरेट को अपनी 2 उंगलियों में पकड़कर उसे दुबे को बाहर निकलता है, जिससे वो धुआं उसे शख्स के चेहरे पर चला जाता है जो खांस में लगता है। तो सत्या बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, मलिक 10 साल का बच्चा नहीं हूं जो तू बोलेगा और मैं सुनूंगा। मैं अच्छे से जानता हूं कि तू क्या क्या कर सकता है, और उसे रास्ते से तू जा रहा था या वहां पर तू लड़कियों की सप्लाई कर रहा था। मैं अच्छे से जानता हूं तेरा कौन सा बिजनेस ज्यादा वो पर चलता है। अब सीधे सीधे बात की, क्या क्या देखा था तूने? इससे पहले मैं अपने स्टाइल से सच बाहर निकालूं। मालिक एक गहरी सांस लेकर सत्या की तरफ देखकर, मैं सच कह रहा हूं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। माना मैं वहां पर लड़कियों को बेचने गया था, पर वहां पर पहले ही बहुत सारे लोग थे और मैंने अपना काम उन्हें दे दिया था और मैं वहां से चला गया था। सत्या इस पर अपना सर हिलाते हुए, मतलब तुझे सच में नहीं पता कि अरविंद राठौर की मौत कैसे हुई? मलिक अपना सरनामे हिलाते हुए, मैं सच कह रहा हूं, मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम कौन हो और तुमसे झूठ बोलने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर सकता। मुझे खुद की मौत को दावत नहीं देना है। मैं खुद हैरान था जब मैं अरविंद राठौड़ को वहां पर देखा था। कहते कहते मलिक शांत हो जाते हैं, पर मालिक की बात सुनकर सत्या भी एक आईब्रो पर करके अपनी सिगरेट को देखकर, मतलब तुम अरविंद राठौड़ को जानता था? ये सुनकर मलिक अपना कर हिलाते हुए, हाँ मैं उसे जानता था क्योंकि उसकी वजह से मेरा एक लॉट गायब हो चुका था। उसने मेरे एक लॉट को पकड़ा दिया था पुलिस को, जिसकी वजह से मुझे 5 करोड़ का नुकसान हुआ था। तो फिर तेरा इतना नुकसान हुआ तो तूने उसका कुछ नहीं किया? क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं मालिक, तुम अपने रास्ते में आए हुए किसी को भी छोड़ने नहीं हो, तो फिर उसे कैसे छोड़ा? कहते हुए उसकी तरफ अपनी ठंडी आंखों से देखने लगता है, और वही उसकी बात पर मलिक के चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी आ जाती है। वो एक गहरी सांस लेकर, सच कहूं तो मैं उसे मारने वाला तो था, पर जब मुझे ये पता चला कि वह रंधावा के कंपनी में अरविंद एक पार्टनर है, तो मैंने अपने कदम पीछे ले लिए, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो रंधावा पहले क्या करती थी और मैं रंधावा के साथ कोई दुश्मनी नहीं लेना चाहता था। कहते कहते वह अपना सर नीचे झुका लेता है, तो सत्या के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाते हैं। वह अपने हाथों में पड़े हुए सिगरेट को एक नजर देखा है, फिर वही सिगरेट को मलिक के हाथ पैर रख देता है, जिससे मलिक चिल्लाने लगता है। तो सत्या अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लेकर, मलिक चाहे तू मेरे से उम्र में बड़ा हो पर सत्या राणा के साथ कभी नहीं खेल सकता। तुम कैसे भूल सकता है कि यह सत्या झूठ बोलने वालों के साथ क्या करता है?
लगता है लोगों के अंदर मेरा खौफ खत्म हो गया है मालिक, अगर तूने मुझे सच में सच नहीं बताया कि उसे दिन क्या हुआ था, तो याद रखना तेरा बिजनेस से लेकर तेरा बेटा जो मेरी के में पढ़ रहा है ना, उसकी डेड बॉडी तुझे यहाँ पर मिलेगी, वह भी बिना देरी के देखना है तुझे। कहते हुए वो गिरीश की तरफ देखा है। गिरीश उसके सामने एक आईपैड को सामने कर देता है जिसमें किसी चीज की लिव फुटेज चल रही थी। वही मालिक अपने बेटे को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वह सत्या की तरफ देखकर अपना सर नामे हिलाते हुए, सच कह रहा हूं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मेरा बेटा बहुत मासूम है, उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, उसे इससे दूर रखो। मैंने देखा तुम्हारी फैमिली पर वार नहीं किया है, तो क्यों तुम मेरी फैमिली परिवार में पर क्यों ये सब रहे हो? आखिर तुम्हारा अरविंद राठौर के साथ क्या रिश्ता है? वह तो मर चुका है, उसकी पूरी फैमिली मर चुकी है, और मैं जहां तक जानता हूं वहां तक राणा और अरविंद का कोई रिश्ता भी नहीं है, तो फिर यह सब। कहते कहते वह परेशान होकर मलिक को देखने लगता है, तो सत्या अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए अपने दोनों हाथ उसके दोनों चेहरे की तरफ देखकर उसकी आंखों में देखकर बड़ी अच्छी तरह से, क्या सच में राणा और राठौर के बीच कोई रिश्ता नहीं है? कहते हो गए वो अपनी गर्दन तिरछी करके अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लाता है। इस समय उसकी आंखें इतनी भयानक थी, अपनी भयानक थी, जिसे देखकर मलिक का पूरा चेहरा फीका पड़ जाता है। वह उन्हें देखकर पूरी तरह से घबराने लगता है, उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें आने लगती है। उसने जिंदगी में कभी भी ऐसी आंखें नहीं देखी थी। सत्या की ब्लैक ब्राउन आइज में इतनी डार्कनेस एंड क्रूलनेस भारी पड़ी थी कि जिसे देखकर मलिक बेहोश हो जाता है, और उसे ऐसे बेहोश देखकर सत्या अपनी गर्दन तिरछी करके गिरीश की तरफ देखा है। गिरीश इस उसका इशारा समझकर अपने हाथों में ले इंजेक्शन को सत्या की तरफ बढ़ा देता है। सत्या बिना देर किए उसे इंजेक्शन को वैसे ही उसके गले में डालकर वैसे ही छोड़ देता है। जैसे ही वह डालता है, वैसे ही मालिक अपनी आंखें खोल देता है। वह जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, तो उसे बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस होता है, जिससे सत्या उसकी तरफ देखकर अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लिए, मलिक कल तक का वक्त है तेरे पास, अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो। कहते कहते वह उसे बाय करते हुए अपने होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट लिए, एंजॉय योर टॉर्चर मालिक, अब तू चाह कर भी नहीं मार सकता, जब तक मेरी इजाजत नहीं होती। अगर तुम्हें मौत चाहिए तो सच बता दे, नहीं तो धीरे धीरे मारोगे। तेरे अंदर एक केमिकल जाएगा और उसे केमिकल से तुझे हर वक्त ऐसा महसूस होगा कि तुम मौत के बेहद नजदीक है, पर तुझे वह मौत मिल नहीं रही है, अब अगर मौत चाहिए तो। कहते हुए वह वहां से चला जाता है। वही गिरीश हैरान हो जाता है, क्योंकि आज तक सत्या ने किसी को भी ऐसे छोड़ नहीं था, और आज सत्या मलिक को छोड़ रहा है। यह उसके लिए हैरानी वाली बात थी। जब वह दोनों बाहर आते हैं, तो गिरीश कुछ सोचते हुए हिचकिचाकर, बॉस आपने अभी तक मलिक को मारा क्यों नहीं? अगर आप चाहे तो उसे अभी सच फुलवा सकते थे, पर फिर भी उसे। सत्या अपनी ठंडी आवाज में, क्योंकि उसने मेरी प्रिंसेस पर एक गंदी नजर डाली थी, और इसकी सजा तो ऐसे मिलेगी ना। कहते हुए वो अपनी गर्दन को तिरछी करके अपनी होठों के बीचों बीच को रखकर, और कोई सवाल? हम। गिरीश इस पर अपना सर नामे हिला देता है। वह सत्या की आंखों को देख रहा था, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से चमक रही थी। उसकी आंखों में साफ साफ एक मर्डरर और साफ साफ देख सकता था। वह बस अपने सर हिला देता है। उसे सत्या में से इस समय डेडली वाइब आ रही थी, जिससे उसके चेहरे पर हल्का हल्का पसीना आने लगता है। वह सोच भी नहीं सकता था कि सत्या कितना पागल हो सकता है कियारा के लिए, क्योंकि उसकी आंखों में एक सनक थी, एक जुनून था, और सबसे ज्यादा पागलपन। जब सत्या कार में बैठ जाता है तो गिरीश ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए, क्या हम राणा पैलेस में जाएं? कहते कहते वो सत्या की तरफ देखा है, जो अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था। इस समय सत्या अपने मोबाइल को ऑन करके देखता हूं, जहां पर कियारा ने उसे मैसेज कर दिया था कि वो घर आ चुकी है। वो कुछ सोचते हुए अपना सर नामे हिलाते हुए, डार्क हाउस। ये सुनकर गिरीश हैरानी से सत्या को देखने लगता है। उसकी आंखें हैरान से बड़ी और चेहरे का रंग हल्का सा उड़ चुका था, जो मोबाइल में कुछ देखकर बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराए जा रहा था, जिससे उसके चेहरे पर हल्का हल्का पसीना आने लगता है। वह सोच भी नहीं सकता था कि सत्या कितना पागल हो सकता है कियारा के लिए, क्योंकि उसकी आंखों में एक सनक थी, एक जुनून था, और सबसे ज्यादा पागलपन। जब सत्या कार में बैठ जाता है तो गिरीश ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए, क्या हम राणा पैलेस में जाए? कहते कहते वो सत्या की तरफ देखा है,
जो अपने मोबाइल में कुछ देख रहा था। इस समय सत्या अपने मोबाइल को ऑन करके देखता हूँ, जहां पर कियारा ने उसे मैसेज कर दिया था कि वो घर आ चुकी है। वो कुछ सोचते हुए अपना सर ना में हिलाते हुए, डार्क हाउस। ये सुनकर गिरीश हैरानी से सत्या को देखने लगता है। उसकी आंखें हैरान से बड़ी और चेहरे का रंग हल्का सा उड़ चुका था, जो मोबाइल में कुछ देखकर बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराए जा रहा था। गिरीश सामने देखने लगता है। वह खुद से ही अपने मन में, ओ माय गॉड, डार्क हाउस लगता है। आज इसका मूड कुछ सही नहीं है या कुछ अच्छा है। चल गिरीश, अगर लेट हो गया तो पता नहीं सारा गुस्सा ये तुझ पर बता देगा। मुझे तो आप डर लगने लगा है। कहते कहते वह गहरी सांस लेकर का स्टार्ट कर देता है और फुल स्पीड में वहां से चला जाता है। और वही सत्या अपने मोबाइल को देखकर बड़ी अजीब तरह से मुस्कुरा देता है, वह अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेकर। क्या दिन हो गए हैं मेरे, जो सत्या राणा कभी किसी की नहीं सुनता है, जो कभी किसी की परवाह नहीं करता है, वो आज प्रिंसेस की परवाह करने का कहाँ है। क्या बना दिया है तुमने प्रिंसेस मुझे, बट लाइक इट। मन ही मन इतना कहकर वह मुस्कुराने लगता है। वहीं दूसरी तरफ प्रिंस और चेरी दोनों ही रेसिंग ट्रैक की तरफ आ चुके थे। प्रिंस एक जगह बाइक को रोक देता है, जिससे चेहरे अपनी आंखें फहराने से बड़ी बड़ी करके सामने देखने लगती है, जहां पर उसे बहुत सारे लोग देखते हैं। प्रिंस ने जैसे कहा था वैसे ही वहां पर लाखों से ज्यादा लोग मौजूद थे, जिन्हें देखकर चेरी पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी। उसने सोचा भी नहीं था कि इतने सारे लोग हो सकते हैं। वही प्रिंस चेरी को पहले बाइक से उतरने का इशारा कर देता है, फिर खुद उतर जाता है। वह जैसे ही बाइक से उतरता है, वैसे ही वह चेरी की कमर को पकड़कर अपनी तरफ कर देता है, जिससे चेरी बस उसे हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगती है। तो प्रिंस उसके बालों को सहलाते हुए उसके मांस को निकाल लेता है, जिससे चेहरे बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देख रही थी। तो प्रिंस उसके होठों पर अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए, आई वॉन्ट टू मेक अ फ्यू थिंग्स क्लियर, कहते कहते वह उसकी आंखों में देखने लगता है। चेरी उसकी बात पर अपना सर हिला देती है, तो प्रिंस कहना शुरू कर देता है, वैसे ही उसकी आंखों में देखकर बिना किसी इमोशन के साथ अपनी सख्त आवाज में, वन टच अनदर मैन ही डाइज, टू लेट अनदर मैन टच यू ही डाई, एंड आई नो बट तुम ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। बी गुड गर्ल लाइक मास्टर्स गर्ल। पर उसके कहने में कंट्रोलिंग एंड ऑर्डर तुम चेरी महसूस कर सकती थी, जिससे उसके चेहरे पर हल्की परेशानी आने लगती है। वह बस अपना सर हिला देती है, इसके आगे वह कुछ नहीं रहती। और वही उसके चेहरे को देखकर प्रिंस उसके बालों को सहलाते हुए, बर्ड रिलैक्स, मैंने तो बस तुम्हें कुछ बातें बताई है, तुम तो परेशान हो गई। वैसे तुम्हारे चेहरे पर परेशानी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तुम्हारे लिए मैंने एक साइट बुकिंग कर ली है, तो वहां पर जाकर बैठ सकती हूँ। अगर चाहूं तो मेरी पार्टनर बन सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेरी इस पर अपना सर हिलाते हुए, अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए अपना सरना में हिलाकर, बिल्कुल भी नहीं, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी तुमने उसे दिन मुझे लेकर गया तो पता है मुझे कितना ज्यादा चक्कर आ रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं अभी जाकर मरने वाली हूँ। उससे बेहतर है कि मैं एक जगह खड़ी होकर तुम्हें देख लूं। उद्धरण चिन्ह ऑक, जैसी में बर्ड की मर्जी, कहते हुए वह विन की तरफ देखा है, जो अभी अभी आ रहा था, जिसे देखकर चेरी बिना कुछ बोले बस प्रिंस की तरफ देखती है। तो प्रिंस उसकी तरफ देखकर उसे वहां से ले जाने का इशारा कर देता है, जिससे विन उसे इशारे को समझकर अपना कर हिलाते हुए चेरी को वहां से ले जाने लगता है। विन की अगर बात करें तो वह गराज का मैकेनिक एंड प्रिंस का पार्ट दोनों ही है। वह पूरे गराज को हैंडल करता है और साथ ही साथ मैच भी वही फिक्स करता है, जिससे प्रिंस को अपने टाइम के मुताबिक वह मैच कर सके। विन चेरी को अपने साथ ले जाने लगता है, तो वही चेहरे पीछे प्रिंस की तरफ देखती है। वह कुछ सोचकर उसे थम दिखते हुए मुस्कुराकर बेस्ट ऑफ लक प्रिंस पर अपना सर हिला देता है और वहां से चला जाता है। वही उसके जाने के बाद चेरी विन को देखकर कुछ सोचते हुए, तुम यहाँ पर कब से काम कर रहे हो? विन अपना सर हिलाते हुए, करीब 5 साल से। चेरी ये सुनकर हैरानी के साथ, तो क्या तुम पढ़ते नहीं हो क्या? यस ऑफ कोर्स, थर्ड ईयर मैकेनिकल इंजीनियर। चेरी इस पर अपना सर हिला देती है। वह विन को देखते हैं, जो उससे ज्यादा बात नहीं कर रहा था। इसकी वजह से वह भी उससे कुछ बात नहीं करती। वही विन उसे एक जगह पर बैठा देता है, जो सबसे अलग और एक कोना में थी,
जहां पर कोई लोग ज्यादा नहीं थे, या यूं कह सकते हैं कि वह एक कमरे में आकर बैठ चुकी थी जहां पर सामने बड़ी सी ग्लास लगाई हुई थी और वहां से वो अच्छे से प्रिंस को देख भी सकती थी, क्योंकि सामने उसके बड़ी स्क्रीन लगाई हुई थी जिसमें रेसिंग ट्रैक की फुटेज देख रही थी, जिसे देखकर वह गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देती है और फिर विन की तरफ देखती है, जो अब किसी से मोबाइल पर बात कर रहा था। जिसे देखकर चेरी अपने मन में, ओ माय, ये कब जाएगा, पहले ही 11 बज चुके हैं, अब पता नहीं मोमो वहां पर गई है कि नहीं, मुझे सिग्नल भी देखना है। तभी विन अपने मोबाइल को बंद करके किसी के आने का इंतजार करता है। करीब 5 मिनट के बाद एक लड़का अपने हाथों में ट्रे लिए वहां पर आ जाता है। उसके हाथों में ट्रे देखकर चेरी हैरान हो जाती है क्योंकि उसमें कुछ स्नैक्स थे, जिन्हें देखकर वो विन की तरफ देखती है, जो उसके सामने वो ट्रे रखकर मुस्कुराते हुए, वो ये सब बॉस मैं आपके लिए भेजा है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं बाहर ही हूँ। उद्धरण चिन्ह। चेरी इस पर सिर्फ अपना सर हिला देती है। जब विन वहां से चला जाता है तो चेरी एक गहरी सांस लेकर पहले चारों तरफ पहले देखी है, वहां पर उसे कोई नजर नहीं आता है, जिससे वह बिना देर किए अपने लैपटॉप को ओपन कर लेती है। पहले लैपटॉप को ओपन करके उसमें कुछ टाइप करने लगती है। उसकी पूरी लैपटॉप की स्क्रीन ब्लैक ब्लैक होने लगती है, जिससे वह अपने स्मार्ट वॉच को लैपटॉप से कनेक्ट करके अपने साथ लाए हुए ईयरफोन को अपने कानों पर लगा लेती है और लैपटॉप पर अपनी उंगलियों को चलने लगती है। करीब कुछ देर बाद चेरी अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेती है। वह रेसिंग ट्रैक के उसे फुटेज को देखने लगते हैं, जहां पर सभी एक एक करके अपनी अपनी स्पोर्ट कार के साइड में खड़े थे। इस समय जो कैमरा था वह प्रिंस की तरफ था और प्रिंस जिस अंदाज में देख रहा था, उसे कैमरा को चेहरे को ऐसा महसूस हो रहा था कि प्रिंस उसे ही देख रहा है, जिससे उसकी उंगलियां कांपने लगती है। वह अपने हाथों की मुट्ठियां बना लेती है। वही चेरी बस मुस्कुरा देती है। प्रिंस की उसे फुटेज को देखकर शायद प्रिंस को भी एहसास हो जाता है, क्योंकि वह अपने होठों के कोने को हल्का सा ऊपर की ओर करके एक आंख मार के अपनी कार में बैठ जाता है, जिससे चेहरे गहरी सांस लेकर उसे देखने लगती है। तभी उसके लैपटॉप पर किसी का कॉल आने लगता है, जिससे वह कॉल अटेंड करती है, तो सामने मोमो कॉल कर रही थी, जिससे चेरी परेशानी भरी आवाज में, मोमो तुम हो कहां पर, मुझे सिग्नल क्यों नहीं मिल पा रहा है, तुम्हारा कब से यहां पर, मैं तुम्हारे लिए सिग्नल का इंतजार कर रही हूं। चेरी क्या बात सुनकर सामने से जो कियारा थी, वह एक जगह पर खड़ी हो जाती है। वो चारों तरफ देखते हुए, फिलहाल तो मैं यहां पर आ चुकी हूं, पर सामने 2 गॉर्ड्स है और पीछे 3 बॉडीगार्ड्स। अगर मुझे जाना है तो मुझे जंप मारकर ही जाना पड़ेगा, पर मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चेरी ये सुनकर मुस्कुराते हुए, बस इतनी सी बात, मैंने पहले ही सारा इंतजाम कर लिया है, मुझे पता था वहां पर ऐसा ही कुछ होगा, इसके लिए मैंने एक व्हाइट कलर की कार है, वहां पर एक ब्लैक कलर का बैग रखा हुआ है, अब वहां पर जाकर पहले आपके बुक कपड़े चेंज करो और फिर उसमें जो सामान है वह लेकर वहां पर चली जाओ, क्योंकि 12 बजे के बाद सारे गॉड सो जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। सच में बच्चा तू तो बहुत ग्रेट है, मेरा तो दिमाग चल ही नहीं रहा था, मैं तो टेंशन में आ चुकी थी कि मैं इस ड्रेस से कैसे वहां पर चली जाऊंगी, पर चलो तुम हो तो मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। चेरी एक गहरी सांस लेकर, मोमो हम बाद में बात कर सकते हैं, पहले तुम जल्दी से तैयार हो जाए, क्योंकि सिर्फ 15 मिनट में है हमारे पास, और हमें किसी भी कीमत पर आधे घंटे से के अंदर वहां से वापस आना है, क्योंकि मैंने उसे जीपीएस के बारे में इंफॉर्मेशन निकली है, वह जीपीएस ज्यादा से ज्यादा मैं आधे घंटे तक अपनी कंट्रोल में ले सकती हूँ, उसके बाद वह खुद अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे, और अगर आप किसी भी कमरे में आ गई तो वहां पर एक अलार्म बजेगा। उद्धरण चिन्ह। चेरी की बात सुनकर कियारा उसे कर के पीछे छुपी हुई थी। वह कपड़े पहनते हुए, आधा घंटा ना, आधा घंटे के अंदर ही काम हो जाएगा, बस तू सारे सिग्नल मुझे सही सही देती जा और रास्ता सही बता दे, जैसे मैं जल्दी से सारे एविडेंस लेकर आ सकती हूँ, मुझे जानना है कि पापा के साथ क्या हुआ था। चेरी एक गहरी सांस लेकर, मोमो हम बाद में बात कर सकते हैं, पहले तुम जल्दी से तैयार हो जाए, क्योंकि सिर्फ 15 मिनट में है हमारे पास, और हमें किसी भी कीमत पर आधे घंटे से के अंदर वहां से वापस आना है, क्योंकि मैंने उसे जीपीएस के बारे में इंफॉर्मेशन निकली है, वो जीपीएस ज्यादा से ज्यादा मैं आधे घंटे तक अपनी कंट्रोल में ले सकती हूँ, उसके बाद वो खुद अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे, और अगर आप किसी भी कमरे में आ गई तो वहां पर एक अलार्म बजेगा।
चेरी की बात सुनकर कियारा उसे कर के पीछे छुपी हुई थी। वो कपड़े पहनते हुए, आधा घंटा ना, आधा घंटे के अंदर ही काम हो जाएगा। बस तू सारे सिग्नल मुझे सही सही देती जा और रास्ता सही बता दे, जैसे मैं जल्दी से सारे एविडेंस लेकर आ सकती हूँ। मुझे जानना है कि पापा के साथ क्या हुआ था। कहते कहते वो मुस्कुराने लगती है और वही चेरी उसे ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर, ज्यादा दांत दिखाने की जरूरत नहीं है मोमो, मैंने रास्ते चेक कर लिया है और हर एक रास्ते पर कुछ ना कुछ वहां पर रखा गया है। पहले में जो न दिखने वाली इलेक्ट्रिक शॉक के वायरस है, सेकंड में अपने अगर किसी भी जगह पर गलत पर रख दिया तो वहां पर जो स्टैचू है वह रोबोट बन जाएंगे और आपको मरने के लिए पीछे आ जाएंगे, उन्हां का निशाना बनोगे तुम। और तीसरे में सबसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वह मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या है। बस इतना पता है कि वहां पर कुछ तो ऐसा है जो दिख नहीं रहा है। चेरी की बात सुनकर कियारा हैरानी के साथ, इतने सारे है भगवान, ऐसा कौन सा खजाना अंदर है क्या पता जो इन लोगों ने इतनी सारी सिक्योरिटी रखी है। तुम जितना हो सके उतना जल्दी तीसरे की सिक्योरिटी देखो, तब तक मैं अंदर जाती हूँ, देखती हूँ क्या मिलता है। मुझे हर वक्त हर एक चीज के बारे में बताते रहना। ये सुनकर चेरी अपना सर हिला देती है, वो अपनी शांत आवाज में, पर जितना हो सके उतना मोमो खुद का ध्यान रखो क्योंकि मुझे ये जगह सही नहीं लग रही है, डर बहुत लग रहा है। मैं जितना हो सके उतना ज्यादा इसके सिक्योरिटी को हैक करने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैं सिक्योरिटी हैक करूंगी आप वैसे ही वहां पर जा सकती हूँ। करीब 2 सेकंड या 2 मिनट की सिक्योरिटी में शायद हैक कर पाऊंगी, पर आपको वो 2 सेकंड भी जल्दी से जल्दी क्रॉस करने होंगे। कहते हुए वह एक गहरी सांस लेकर शांत हो जाती है। तो कियारा मुस्कुराते हुए उसे समझाकर, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ सही होगा, अब तैयार हो जाओ क्योंकि मैं अंदर जा रही हूँ। चेरी लैपटॉप की स्क्रीन पर देखते हुए, तुम भी इसकी टेंशन मत लो, तुम जैसे ही अंदर पैर रखोगी सीसीटीवी सारे बंद हो जाएंगे और इस बारे में किसी को भी कोई खबर नहीं आएगी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे को मैं इस तरह से सेट करूंगी जिसमें आप पूरी तरह से सीसीटीवी में नजर नहीं आएगी। कहते हुए वो कुछ टाइप करने लगती है और वही सामने से कियारा एक गहरी सांस लेती है और वैसे ही अंदर की ओर चली जाती है। चेरी ने जैसा कहा था वैसे वो कर देती है। पहले कियारा चारों तरफ देखती है तो वहां पर उसे अंधेरा नजर आता है, उसे कोई भी गॉड्स वहां पर नजर नहीं आ रहे थे, जिससे वह गहरी सांस लेकर अपने कदम उसे तरफ ले जाती है। वहां की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, पर चेरी के स्किल की वजह से वहां के कैमरे पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ चुके थे। वही कियारा अंदर आती है तो चारों तरफ देखते हैं, वो दरवाजे से ना जाकर एक खिड़की से जाते हुए, अब बता देगी कि कहां से जाना है मुझे। चेरी रियल सीसीटीवी फुटेज देखते हैं जहां पर उसे कियारा देखते हैं, वह प्रोफेशनली सब कुछ बताने लगते हैं। पहले आप सीढ़ियों की तरफ जाओ, पर याद रखें आपको 2 सीढ़ी छोड़कर जाना है, क्योंकि 2 सीढ़ियों के बीच ट्रैकिंग डिवाइस लगाए हुए हैं। अगर गलती से पर अपने उन पर रखा तो वहां पर एक अलार्म बजेगा और साथ ही साथ आपकी लोकेशन सबको पता चल जाएगी। कियारा चेरी जैसे बताती है वैसे ही वह करने लगते हैं। वह सीडीओ से चलने लगती है। सीडीओ पर जैसे सिर्फ अपने कदम को लेती है, वैसे वैसे वह गहरी गहरी सांस ले रही थी, क्योंकि 2 सीढ़ियों को बीच में छोड़कर वहां पर जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था उसके लिए, क्योंकि सीढ़ियां बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। वह जैसे तैसे करके उन सीढ़ियों को पार करती है। तो चेरी कियारा पर गुस्सा करते हुए, मोमो आप इतनी स्लोली सब कुछ करोगी तो टाइम खत्म हो जाएगा, अपने 5 मिनट इसमें लगाए, आप जल्दी से जल्दी आगे की तरफ बढ़ जाए, पर याद रखें आपको पिलर के पीछे से जाना है ना कि पिलर के अंदर से। उद्धरण चिन्ह। कियारा इस पर अपना सर हिलाकर फटाफट से भागने लगते हैं और वह एक दरवाजे के सामने खड़ी होती है। तो चेरी उसे दरवाजे को खुद ओपन करती है। जैसे ही ओपन होता है वैसे ही चेरी कियारा को समझाते हुए, अब आपकी बारी, आपको पता है ना इसे कैसे क्रॉस करना है, मैंने सारे लेसेस ऑन कर दिए हैं, अब उसको क्रॉस करके आपको जाना है ध्यान से। कियारा ये समझकर अपना सर हिला देती है और फिर अपने स्किल की मदद से वो उन सभी लेसेस को क्रॉस करती है। उसकी बॉडी इस समय पूरी तरह से स्ट्रेचेबल हो चुकी थी, जिससे वो उसे प्लेजर को अच्छी तरह से क्रॉस कर पा रही थी। जैसे ही वो इस लेजर को क्रॉस करती है वैसे ही उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं चली जो कियारा को देख रही थी, वह कभी रेसिंग ट्रैक के सीसीटीवी फुटेज को देख रही थी, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि अगर प्रिंस आ गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी।
अभी रेसिंग स्टार्ट हो रही थी क्योंकि 3 राउंड होने वाले थे, जिसमें पहले राउंड प्रिंस जीत चुका था और 2 राउंड बाकी थे। जिस चेरी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और यह क्यों आ रही थी यह उसे खुद भी नहीं पता चल रहा था, पर वह बहुत खुश थी प्रिंस के जीतने से। वहीं दूसरी तरफ कियारा अब दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ चुकी थी। जैसे ही वो दूसरे दरवाजे पर आती है, वैसे ही चेरी उसे एक जगह पर रुकने के लिए कहती है। चेरी सामने सीसीटीवी को देखते हुए, मोमो ध्यान से यहाँ के स्टैचू रोबोटिक है, किसी के हाथों में रिवॉल्वर है तो किसी के हाथों में तलवार है, हमें हर एक चीज को सही से सोचकर कदम बढ़ाने होंगे। चेरी की बात को सुनकर कियारा बस अपना सर हिला देती है। चेरी पहले उसे पजल को देखते हैं, जिसे सॉल्व करने में चेरी को करीब 5 मिनट लगते हैं। चेरी कियारा वॉच पर कुछ सिग्नल डाल देती है, जिससे कियारा उसे वॉच को देखते हैं, तो वहां पर उसने कुछ नंबर्स लिखे हुए थे, जिससे वह अपने कदम उसे तरफ ले जाने लगते हैं। वह जिससे कम दे रही थी, वैसे उसे परेशानी मैसेज हो रही थी क्योंकि हर एक कदम पर हर एक स्टैचू के नजदीक जा रही थी। जब वह सारे नंबर्स क्रॉस करती है तो एक गहरी सांस लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगती है। वो जैसे ही आगे की तरफ बढ़ती है, वैसे ही उसे तीसरा दरवाजा मिलता है। वह जैसे ही उसे तीसरे दरवाजे को खोलती है, तो उसे हैरान होती है क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा सा बॉक्स और एक बड़ी लाइब्रेरी रखी हुई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर क्यों कुछ नहीं है। चेरी सीसीटीवी फुटेज में कियारा को देखकर अफसोस भरी आवाज में, इससे मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ पर कुछ क्यों नहीं है, पर इतना जरूर बता सकती हूँ कुछ तो है, पर मुझे दिख नहीं रहा है। शायद आप पहले चारों तरफ देखिए क्योंकि यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी सही से लगाया नहीं है, जिससे मैं आपको देख भी नहीं सकती हूँ। आप शांति से हर एक चीज को सोच समझ करो मोमो। कियारा ये सुन बस अपना सर हिला देती है। वह सामने देखती है तो उसे एक लाइब्रेरी जैसा दिखता है और बीच में एक बॉक्स लगाया हुआ मिलता है। वह गौर से देखती है, तभी उसे कुछ प्रोजेक्ट लगता है। वह अपनी नजर पीछे की ओर करती है, तो वहां पर उसे कुछ नजर आता है, जिससे वह टॉर्च ओपन कर सके वहां पर देखने लगती है। तो वहां पर उसे कुछ पजल मिलती है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाती है। वह चेरी से हैरानी भरी आवाज में, यहाँ पर तो एक पजल रखी हुई है और शायद इसे पूरा करने के बाद मुझे वहां पर लगानी होगी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इस पजल को कैसे सॉल्व करूं। चेरी यह सुनकर हैरानी भरी आवाज में, क्या है भगवान, अब कैसे करेंगे हम? इतने नजदीक आकर हम पीछे तो नहीं है सकते। मोमो सॉल्व करने की कोशिश करो PLZZ। कियारा एक गहरी सांस लेकर, देख रही हूं अगर हो गया तो बहुत अच्छा होगा। मैं शांति से ऐसे करती हूं, कुछ भी करके मुझे टाइम बता देना, एक भी सेकंड एक भी मिनट हो। चेरी अपना सर हिलाते हुए, आपके पास 15 मिनट है, इस 15 मिनट में आपको कुछ भी करके वहां से निकलना है। कियारा इस पर अपना सर हिला देती है और वह उसे पजल को सही करने में लेती है। वह जैसे जैसे उसे पजल को सही कर रही थी, वैसे वैसे उसकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगते हैं। उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। वो उसे पजल को करीब 10 मिनट के बाद पूरा करते हैं, जिसके बाद उसका चेहरा पूरी तरह से फीका पड़ जाता है। तो वही चेरी चिल्लाते हुए, मोमो हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है, अब जल्दी से जल्दी कुछ भी करके वहां से निकलो। चेरी की बात पर कियारा अपने सेंस में आकर अपने सर पर हाथ रखाकर, तुम कुछ भी करके कैसे भी करके से कंट्रोल करो, पजल मैंने सॉल्व कर दी है, मैं जल्दी से उन सबके फोटोज निकालकर बाहर आता हूँ। चेरी यह सुनकर परेशानी भरी आवाज में, मोमो की कोई जरूरत नहीं है, टाइम खत्म होता जा रहा है, अब बाहर नहीं आ पाओगी, जल्दी से जल्दी आप आ जाओ, नहीं तो किसी ने को देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। वो उसे पजल को करीब 10 मिनट के बाद पूरा करते हैं, जिसके बाद उसका चेहरा पूरी तरह से फीका पड़ जाता है। तो वही चेरी चिल्लाते हुए, मोमो हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है, अब जल्दी से जल्दी कुछ भी करके वहां से निकलो। चेरी की बात पर कियारा अपने सेंस में आकर अपने सर पर हाथ रखाकर, तुम कुछ भी करके कैसे भी करके से कंट्रोल करो, पजल मैंने सॉल्व कर दी है, मैं जल्दी से उन सबके फोटोज निकालकर बाहर आता हूँ। चेरी यह सुनकर परेशानी भरी आवाज में, मोमो की कोई जरूरत नहीं है, टाइम खत्म होता जा रहा है, अब बाहर नहीं आ पाओगी, जल्दी से जल्दी आप आ जाओ, नहीं तो किसी ने को देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। कहते कहते चेरी पूरी तरह से परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे पता था अगर कियारा वक्त रहते बाहर नहीं आए तो बहुत बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी। इसी वजह से वो जल्दी से कुछ करने लगती है।
वह दिखाती है तो मैच कंप्लीट हो चुका था और प्रिंस रेसिंग जीत चुका था। वो ट्रॉफी लेकर उसी की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर उसकी हालत खराब हो रही थी। चेरी लैपटॉप पर अपनी उंगलियों को पूरे होने की तरह बचते हुए, मोमो जल्दी से निकले, सिर्फ 5 मिनट है। अगर किसी ने देख लिया तुम बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम हो जाएगी प्लीज। कियारा सुनकर अंदर जो वो फोटोज निकल रही थी, वो शांत आवाज में, बस 2 मिनट कहते हुए फटाफट से फोटोज निकलने लगती है। करीब 2 मिनट के बाद वह जा ही रही थी कि तभी वो कुछ सोचकर एक दरवाजे की तरफ देखते हैं, जो दूसरे बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। वो गहरी सांस लेकर उसे पजल की फोटो निकालकर वहां से बिना देर के निकल जाती है। सिर्फ 3 मिनट और 3 मिनट में चेहरे के हालात खराब हो चुकी थी। प्रिंस भी वहां तक लगभग आ ही चुका था। चेरी लैपटॉप की स्क्रीन पर फटाफट से कुछ करने लगती है। तभी वो देखी है वहां का डोर खुल रहा है, जिससे उसके चेहरे पर पसीने की बूंद आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ 3 मिनट में ही कियारा वहां से जा चुकी थी। वो जब दीवार को पार करके बाहर आती है तो एक गहरी सांस लेती है और अपने खड़े को देखते हैं तो उसने परफेक्ट टाइम लगाकर वहां से जंप किया था। वो चारों तरफ देती है तो वहां पर कोई नहीं था, जिससे वो अंधेरे में ही कहीं गायब से हो जाते हैं। उसके चेहरे पर परेशानी थी, जैसे उसके चेहरे पर साफ साफ पता चल रहा था कि वह किसी बात से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ चेरी बेटी अपने हाथों में लिए स्नैक्स खा रही थी। वो अपने चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन लाकर बोरिंग सा मुंह बनाने लगती है, जैसे वह यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा बोरिंग हो चुकी है। और वही उसी को ऐसे चेहरे को देखकर प्रिंस गहरी सांस लेकर, लगता है तुम्हें मैच देखकर कुछ खास पसंद नहीं आया है। वैसे ट्रॉफी मैंने लाई है तो तुम्हें नहीं लगता कि इस बदले तुम्हें मेरे लिए कुछ बोलना चाहिए, या मैं यहाँ पर तुम्हें लाया है उसके लिए? ओह रियली, यहाँ पर तो मैं आना नहीं चाहती थी। यहाँ तक कि कल मुझे स्कूल में भी जल्दी जाना है। टाइम देखा है 11:30 बज चुके हैं। राणा पैलेस में पहुँचते पहुँचते हमें 12 बज जाएंगे। सोने के लिए 1 बजे जाएगा और सुबह मुझे 6 बजे निकलना है। अब बोलो कौन से तरीके से तुम्हें शुक्रिया अदा बोलूं या कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूं? कहते कहते वो अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे देखने लगती है तो वही प्रिंस चेरी की इस बात पर अपना सर हिलाते हुए, तुमसे उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए थी। वैसे मैं तीनों रेस जीत चुका हूं और तुम्हें जल्दी भी जाना है, तो चलो मैं तुम्हें छोड़ भी दूंगा। वैसे भी मैं आज बहुत खुश हूं। जिस काम के लिए आया था वो काम तो मेरा पूरा हो गया। किसी को अपनी औकात दिखानी थी, वो मैं दिखा दी, अब चलो। ये सुनकर चेरी बस सर अपना हिला देती है और प्रिंस के साथ चली जाती है। वही प्रिंस कुछ सोचते हुए चेरी की तरफ देखकर, वैसे इतनी देर से तुम्हारे पास स्नैक्स इतने थे, तुमने उसमें से कुछ नहीं खाया और अभी खाने लगी, क्या भूख नहीं लगी थी क्या तुम्हें? प्रिंस के ही इस सवाल को सुनकर चेरी पूरी तरह से ब्लैक हो जाती है। वो जल्दी से अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती मुस्कुराहट लिए, मुझे भूख नहीं थी, वैसे भी मैं बहुत सारा खाना खा लिया था। प्रिंस पर अपना सर हिला देता है और एक नज़र चेहरे के बैग को देखा है, फिर एक गहरी सांस लेकर वहां से चेरी को अपने साथ ले जाने लगता है। दोनों बाहर आते हैं तो वहां पर उसे त्रिशा और दिया, साथ ही साथ विन, वह तीनों ही खड़े थे। वहीं उन तीनों को देखकर प्रिंस गहरी सांस लेता है। वहां से जाने ही वाली था कि दिया अपने हाथों में लाए हुए गुलदस्ते को प्रिंस को देते हुए, मुझे लगता ही था कि तुम ही जीतोगे, वैसे तुमने बहुत अच्छे रेसिंग की, कहते हुए उसकी नज़र पीछे चेरी पर जाती है। जी सामने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, पर दिया उसे देखकर इतना समझ चुकी थी कि हो ना हो यह वही लड़की है जिसे प्रिंस ने पहले भी लाया था, क्योंकि चेरी की हाइट प्रिंस के हाथ से छोटी थी और चेरी प्रिंस के सीने से नीचे तक आ रही थी। वही त्रिशा चेरी को देखकर हैरान हो जाती है, वो प्रिंस की तरफ देखकर, ये कौन है प्रिंस? तब तक वहां पर आ जाते हैं वेदांत, अमित और कारण, वह तीनों ही वहां पर आ जाते हैं। प्रिंस उन सभी की तरफ देखकर अपनी ठंडी आवाज में, अगर तुम लोगों का हो गया हो तो मैं जा रहा हूं, कहते हुए वो चेरी का हाथ पकड़कर अपने हाथों में पड़ी हुई ट्रॉफी को विन के हाथों पर रखकर वहां से बिना कुछ बोले चला जाता है। वही करण चेरी की पीठ को देखकर कुछ सोचते हुए, यह वही लड़की है ना जिससे उसे दिन प्रिंस ने लाया था। करण की बात पर अमित भी वहां पर गौर से देखते हुए, लग तो वही रही है, पर इसे यहां पर उसने क्यों लाया होगा? वेदांत इस पर उन दोनों के कंधे पर हाथ रखकर, तुम दोनों को नहीं लगता है कि तुम दोनों को ही प्रिंस के मामले से दूर रहना चाहिए? वैसे भी प्रिंस अपनी चीजों के लिए बहुत पजेसिव है, और गलती से भी तुम लोगों ने कुछ भी उसे लड़की के साथ करने की सोच या उसके बारे में कुछ बात भी कर रही और उसके कानों तक चली गई, तो तुम उसे राहुल का हाल तो जानते हो ना क्या हुआ था? उसने तो सिर्फ उसके भाई पर कमेंट किया था।
कहते हुए वो दोनों की तरफ देखा है, जिससे वो दोनों ही अपना सर हिला देते हैं पर कुछ नहीं कहते। वहीं दूसरी तरफ राणा पैलेस में कियारा पहले से ही आ चुकी थी। उसका चेहरा पूरी तरह से फीका पड़ चुका था, जैसे उसके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं है, ना ही कोई दुख है, ना ही कोई खुशी है। वो बस बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ अंदर आ जाते हैं, वो भी बिना किसी की नज़र में आए। जैसे तैसे आकर वो पहले चेरी के कमरे में जाती है। वो देखी है तो चेरी वहां पर मौजूद ही नहीं थी। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। वो कुछ सोचकर वहीं पर बैठी रह जाती है। वही चेरी करीब आधे घंटे बाद कमरे में आती है। जब वो कमरे में आती है तो कियारा को ऐसे बैठे हुए देखकर वह हैरान हो जाते हैं। वो जल्दी से दरवाजा बंद करके अपने बैग को साइड में फेंककर उसकी तरफ बढ़ जाती है, वो उसको कसके गले लगाते हुए। सच में मोमो, तुमने तो मेरी लगभग जान ही निकाल देती। तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा डर गई थी। कियारा उसकी बात पर अपना कर हिलाते हुए उसको देखकर। पर तुम थी कहां पर, यहां तक कि मैं तुम्हें सिग्नल भी भेजा था। ये सुनकर चेरी परेशान हो जाती है। वो कुछ सोचते हुए कियारा की तरफ देखकर, ये सब मैं बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ मुझे कि तुम्हें वहां पर क्या मिला। कियारा ये सुनकर एक गहरी सांस लेती है और उसके सामने अपना मोबाइल आगे कर देते हैं, जो उसने अलग से लिया था। उसे मोबाइल को देखकर चाहिए, गहरी सांस लेकर उसमें से पिक देखने लगते हैं। वो सभी पिक को देखकर हैरानी के साथ, ये तो इटालियन, जर्मनी, फ्रांस लैंग्वेज में है। इन सभी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में थोड़ा सा वक्त जाएगा। वैसे तुमने वो पहली कैसे सॉल्व कर दी। ये सुनकर कियारा उसे एक तस्वीर दिखाती है, जिससे चेहरे के हाथों से लगभग मोबाइल गिरने ही वाला था। वो अपनी आंखें हारने से बड़ी बड़ी करके कियारा की तरफ देखकर, मोमो ये तो तुम्हारी तस्वीर है ना, यह उन लोगों के पास क्या कर रही है, क्या उन लोगों को तुम्हारे आइडेंटिटी पता है। कहते कहते वो उसके हाथ पकड़ लेती है, तो कियारा अपना सर ना में हिलाते हुए, अगर पता होती तो अब तक उन लोगों ने मुझे पकड़ भी लिया होता ना। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर लॉक सिस्टम जो इतनी सिक्योरिटी के साथ बने जाते हैं, उसे पर मेरी तस्वीर क्या कर रही है। आखिर किसके पास मेरी तस्वीर होगी। ये सुनकर चेरी एक गहरी सांस लेकर, आई थिंक रंधावा का हेड जो पूरे रंधावा फैमिली को कंट्रोल करता है। जहां तक मुझे पता है रंधावा फैमिली के दो बेटे हैं, एक तपिश रंधावा जो छोटा है और दूसरा जो बड़ा है। उसके बारे में कोई नहीं जानता है, वो जिंदा है या मर गया ये भी नहीं किसी को पता है। तो तुम क्या कहना चाहती हो कि तपेश रंधावा ने मेरी तस्वीर वहां पर रखी है। क्या तुम्हें लगता है ऐसा वो कर सकता है। चेरी इस पर अपना कर हिलाते हुए, हम इसके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता मोमो, पर इतना जरूर है कि उन लोगों के पास तुम्हारा कुछ तो डाटा है। उसके बिना तुम्हारी तस्वीर वहां पर क्या करती। और जहां तक मैं इतना तो जानती हूं कि उन्हें पता नहीं है कि तुम कौन हो। अगर पता होता तो अब तक तुम्हें किसी भी कीमत पर वो लोग पकड़ ही लेते हैं। कहते कहते वो शांत हो जाते हैं। उसके चेहरे पर परेशानी आने लगती है। वो उसे तस्वीर को देखते हैं। जी, तस्वीर में कियारा मुस्कुरा रही थी और बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही। तो तुम क्या कहना चाहती हो कि तपेश रंधावा ने मेरी तस्वीर वहां पर रखी है। क्या तुम्हें लगता है ऐसा वो कर सकता है। चेरी इस पर अपना कर हिलाते हुए, हम इसके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता मोमो, पर इतना जरूर है कि उन लोगों के पास तुम्हारा कुछ तो डाटा है। उसके बिना तुम्हारी तस्वीर वहां पर क्या करती। और जहां तक मैं इतना तो जानती हूं कि उन्हें पता नहीं है कि तुम कौन हो। अगर पता होता तो अब तक तुम्हें किसी भी कीमत पर वो लोग पकड़ ही लेते हैं। कहते कहते वो शांत हो जाते हैं। उसके चेहरे पर परेशानी आने लगती है। वो उसे तस्वीर को देखते हैं। जी, तस्वीर में कियारा मुस्कुरा रही थी और बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही। चेरी उसे तस्वीर को देखकर कुछ सोचते हुए, पर यह तस्वीर कब की होगी। आपने ये फ्रॉक जहां तक मुझे पता है एक बार पहना था, और ये तस्वीर शायद मैंने ही ली थी। उसे वक्त गार्डन में, क्या उसे वक्त कोई था और गार्डन। कहते कहते वह रुक जाती है, फिर कुछ सोचते हुए, लगता है मेरा शक यकीन में बदल गया है, क्योंकि ना मैंने उसे वक्त किसी को तो देखा था। काले कपड़े पहने जो वहां से मेरे देखने से पहले ही गायब हो चुका था, पर मैंने उसकी एक झलक देखी थी और इस बारे में तुम्हें भी बताया था, पर तुमने तो ध्यान ही नहीं दिया। क्या वो हो सकता है। कहते कहते वह कुछ सोचते हुए कियारा की तरफ देखने लगती है। ये सुनकर कियारा अपने सर पर हाथ रखकर, समझ नहीं आ रहा है क्या, आखिर कौन ये सब कर रहा है, किसे ये सब चाहिए, आखिर क्यों ये सब मेरे साथ हो रहा है। कहते कहते वह उसकी गोद में अपना सर रख देते हैं। तो चेरी कियारा के सर पर हाथ रखकर, मोमो शांत हो जाओ, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। वैसे भी इतना तो मुझे पता है कि आपकी आइडेंटिटी से उनमें से किसी को पता नहीं है।
अगर पता होती तो अभी तक सभी आपको ढूंढ लेते, और वह भी तो बता देता। अब ये सब छोड़ो और ये बताओ कि आपकी प्रेशर पार्टी कैसी रही। कियारा मुंह बनाते हुए, सच कहूं तो बहुत ज्यादा बोरिंग। कुछ भी मजा नहीं आया क्योंकि तुम्हारा जीजू मेरा पीछा कभी छोड़ना नहीं। पर नसीब आज अच्छा था, उसे कुछ काम आ गया तो वह चला गया, और मैं अपनी दोस्त का बहाना बनाकर जैसे तैसे करके वहां से निकल गई। नहीं तो आज लगा था कि मेरा काम तो होने वाला नहीं है। अब तू बता कि तुम कहां पर थी। चेरी कियारा के सवाल को सुनकर एक गहरी सांस लेकर, तुम्हारा देवर तो तुम्हारे साथ गया था ना, तो फिर वो यहाँ पर क्या कर रहा था मोमो। चेरी के सवाल को सुनकर कियारा हैरानी के साथ, मतलब मैं कुछ समझी नहीं, मेरे देवर का इसमें क्या रोल है। रोल क्या, पूरी मूवी उसे पर बन सकती है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ है, उसे पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। रेसिंग उसकी थी और लेकर मुझे गया। पता है कितनी मुश्किलों से मैंने सब कुछ हैंडल किया है। अच्छा हुआ कि वक्त रहते मैंने लैपटॉप बंद करके बैग में डाल। अगर वैसा नहीं किया होता तो उसने देख लिया होता और पता नहीं वह मुझे से कितने पूछने लगता। कहते कहते हुए गहरी सांस लेती है। वही उसकी बात को सुनकर वह हैरानी के साथ, मतलब क्या तुम दोनों। चेरी अपना सर नामे हिलाते हुए, मेरी तरफ से सच कहूं तो मोमो कुछ भी नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं है कि मैं क्या करूं जिससे इसे मेरा पीछा छूट जाए। एक भाई ने आपसे शादी कर ली और दूसरा मेरा जीना मुश्किल कर रहा है। मैं जब भी कोई प्लान बनाती हूं उसे प्लान के बीचों बीच ये आ जाता है। कहते कहते वो तो शांत हो जाती है, तो कियारा उसके हाथों पर अपना हाथ रखकर, सच में ये प्लान अगर मैं ना बना दी तो ही अच्छा है। अगर वक्त रहते मैंने ये शादी कैंसिल कर लेती तो मेरे साथ तू तो नहीं फंस नहीं जाती। कियारा की बात पर चेरी उसे शांत करते हुए, इसमें तुम और मैं कुछ भी नहीं कर सकते, दोनों ही इस प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। अब ये सब छोड़ो और तुम जाकर आराम कर दो। वैसे भी तुम्हें कल कॉलेज तो जाना होगा, और मैं इन सभी डॉक्यूमेंट्स को सही जगह पर पहुंचा देती हूँ। 2 दिन के अंदर ही हमें इन सभी पेपर की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कहते कहते चेरी रुक जाती है और वो कियारा की तरफ देखती है। तो कियारा उसकी तरफ देख रही थी। वो उसे देखकर आंखों से ही आगे बोलने का इशारा कर देती है। तो चेरी बड़ी मासूमियत से, क्या मोमो हमें कल की पार्टी में जाना चाहिए, मतलब रंधावा की पार्टी में। अगर राणा फैमिली के मेंबर गए तो मैं संजय राणा की बात सुनी थी, वह कह रहा था कि वो सभी के साथ वहां पर जाने वाला है। कियारा इस पर अपना सरनामे हिलाते हुए, अभी तो नहीं, मेरी तस्वीर अगर उनके पास है तो जरूर उनमें से कोई मुझे जानता है, पर क्या जानता है क्या नहीं, ये भी तो इन्फॉर्मेशन निकालना होगी। और मैं नहीं चाहती कि मेरी किसी भी आइडेंटिटी रंधावा के किसी भी मेंबर के पास चले जाए। और जहां तक मैं सत्या राणा को जानती हूं तो वह मुझे वहां पर लेकर नहीं जाएगा। अब देखना यह है कि क्या करता है, नहीं तो कल मैं कोई बहाना बना दूंगी। कहते कहते वो उसके बालों को सहलाते हुए, कुछ सोचकर अभी तो तुम आराम करो, कल इस बारे में हम बात कर लेंगे। कहते हुए वो वहां से चली जाती है। वही उसके जाते हैं। चेरी लैपटॉप को ओपन करती है और सारे डॉक्यूमेंट को सर्च करने लगती है। जैसे तैसे करके 2 बजे जाते हैं। उसे अब बहुत नींद आने लगी थी, तो इसकी वजह से वो लैपटॉप को बंद करके वही अपनी सेफ वाली जगह पर रख देती है और वहां से बेड पर बड़े आराम के साथ सो जाती। वही कियारा जब अपने कमरे में जाती है तो उसे अजीब सा महसूस होता है, जैसे उसे बहुत ज्यादा थकी थकी हो। वह जल्दी से कपड़े चेंज करके फ्रेश होकर बड़े आराम के साथ बेड पर चली जाती है। वह कुछ सोचकर अपने मोबाइल का स्विच ऑफ ऑन करके देखते हैं, तो वहां पर एक भी मैसेज सत्या का नहीं आया था। ये देखकर वह हैरान हो जाती है, वो खुद से, आखिर इसने मुझे मैसेज कैसे नहीं किया। चलो कुछ नहीं, अच्छा ही हुआ, नहीं तो पता नहीं रिप्लाई नहीं देती तो क्या क्या पूछ बेटा। कहते कहते वो अपने सर को दबाते दबाते अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ वक्त बाद उसे नींद आ जाती है। सुबह के 5 बजे एक काला साया कमरे के अंदर आ जाता है। जैसे ही वो कमरे के अंदर आता है तो सामने कियारा सोचते हुए देखा है, जिसे देखकर वो गहरी सांस लेकर अपने कपड़े चेंज करने के लिए चला जाता है। कपड़े चेंज करके वह कियारा के साइड में आकर उसे बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। कियारा अभी उसके सीने से अपना कर रख देती है और बड़े ही सुकून के साथ सोने लगते हैं। इतने वक्त में उसके चेहरे पर जो परेशानी थी वो सुकून में बदल जाती है। उसके चेहरे पर अनजाने में ही एक मुस्कुराहट आ जाती है, और यह वो काला साया डिम लाइट की मदद से देख पा रहा था। सुबह का वक्त हो जाता है और 8 बजे जैसे तैसे करके कियारा की आंखें खुल जाती है। वो जब अपने आंखें खोलता है तो वो किसी के सीने से लगी हुई खुद को महसूस करती है। वो वैसे ही अपने आंखों को मसलते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलकर सामने देखते हैं,
तो उसे जाना पहचाना एहसास होता है। वो वैसे ही अपनी नींद बड़ी आंखें छोटी छोटी करके ऊपर देखने लगती है। तो उसके सामने सत्या का हैंडसम सा चेहरा दिखता है, जिसे देखकर वह टुकुर टुकुर देखते ही रह जाती है। वही कियारा उसे देखकर सोच में पड़ जाती है। वो उसे देखकर उसके गालों को सहलाती है। तो सत्या सच में उसे अपनी बाहों में भरकर सो रहा था, जिससे वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके हैरानी भरी आवाज में, आखिर यह कब आया और मुझे जगाया भी नहीं, कहते कहते वो बस उसे देखने लगती है। इस समय सत्या के जो बाल थे वो उसके माथे पर आ रहे थे। उसने शर्ट नहीं पहना हुआ था, जिससे उसके स्ट्रॉन्ग चेस्ट कियारा के सामने थी, और उसे पर बने हुए टैटू भी वह साफ साफ देख सकती थी। वो कुछ सोचकर उसके सीने पर हाथ फिर आने लगते हैं। उसे बहुत ही ज्यादा सख्त सख्त सा महसूस होने लगता है। वो उसे धीरे धीरे सहला रही थी। तभी सत्या की आंखें खुल जाती है। वही कियारा का ध्यान तो सत्या की तरफ जाता ही नहीं था। वह इतनी ज्यादा खो चुकी थी सत्या के सीने को सहलाते हुए। वही सत्या कियारा को देखा है, जो उसके सीने को सहला रही थी। खास करके तो वो उसके टैटू वाले हिस्से पर अपने हाथों को ले जा रही थी और उसे धीरे धीरे करके सहला रही थी। तब उसके नाजुक उंगलियां सत्या अपने सीने पर महसूस करता है, जिससे वह अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है। वो से कुछ तो अजीब सा महसूस होने लगता है, जिससे वह कियारा का हाथ पकड़ लेता है, जिससे कियारा का ध्यान आप जाकर कहीं सत्या पर चला जाता है। वह सत्या को देखकर अपनी आंखें बड़े बड़े कर लेती है। वह बड़ी मासूमियत से अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके, आप उठ गए पर आप रात को इतनी लेट क्यों आए, और मुझे उठाया भी नहीं और जाते वक्त मुझसे बात भी नहीं की, कहते कहते वो बड़ी मासूमियत से उसे देखने लगती है। उसकी आवाज में शिकायत भी थी, नाराजगी थी, हैरानी थी। वही सत्या उसके बाद का जवाब बड़े अटपटे ढंग से देते हुए अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए, क्योंकि किसी को कुछ चीज पूरी करनी थी प्रिंसेस, कहते हुए वह मुस्कुरा देता है। वही उसकी बात को सुनकर कियारा थोड़ा अजीब लगता है। वह उसकी तरफ देखकर ना समझ में, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? सत्या इस पर बस मुस्कुरा देता है, जिससे कियारा को समझ में आ जाता है कि सत्या उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देने वाला है, जिसकी वजह से वह अपना सर हिलाकर उससे दूर होने लगती है। तभी सत्या उसके ऊपर आ जाता है, जिससे वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।